प्रिय साथियों नमस्कार। मैं नीरज तिवारी ज्ञान विभव के शिक्षण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। कॉग्निशन एंड इमोशन एंड मोटिवेशन एंड लर्निंग। संज्ञान, भावनाएं और प्रेरणा एवं सीखना। इसमें इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे कि ये बेसिकली होता क्या है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञान और भावनाएं, यानी कि व्हाट अबाउट द कॉग्निशन एंड इमोशन। संज्ञान और भावनाएं क्या होते हैं। साथियों, संज्ञान और भावनाएं हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि हमारे सोचने, समझने और हम क्या समझ पा रहे हैं उसको जानने की क्षमता को दर्शाता है। क्या? संज्ञान। और भावनाएं हमारी मनोदशा को दर्शाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, संज्ञान और भावनाएं हमारे जीवन के एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक हमारे सोचने समझने को दर्शाता है, दूसरा हमारी भावनाओं एवं मनोदशा को दर्शाता है। ये एक दूसरे से जुड़े हैं तथा ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। यानी कि आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, संज्ञान और भावनाएं हमारे मानव जीवन के महत्व, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो कोई हमारे सोचने समझने एवं जानने की क्षमता को दर्शाता है, जबकि दूसरा हमारी मनोदशा को, हमारी भावनात्मक चीजों को दर्शाती है। भावनाएं सोच को प्रभावित करती हैं और सोच भावनाओं को प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा डरा हुआ है, वो रो सकता है या छिप सकता है इसके माध्यम से। यानी कि अब बच्चा क्या है, वो अपनी भावना, वो डरा हुआ है, इसके कारण वो रो भी सकता है, अपनी भावनाएं प्रकट कर सकता है। समझ रहे ना। बच्चों को हम ये कह सकते हैं कि बच्चों में संज्ञान और भावनाओं का संबंध अधिक जटिल होता है। बच्चे अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में अभी भी सीख रहे होते हैं, इसलिए वे अपनी भावनाओं को अपने व्यवहार के माध्यम से व्यक्त करते हैं, वे बोल नहीं पाते हैं। हम कोई गलत काम कर देते थे बचपन में, तो क्या होता था, हम उसको छिपाने की कोशिश करते थे, हम बताने की कोशिश नहीं करते थे। ठीक है। तो क्या है कि भावनाएं सोच को प्रभावित करती हैं और सोच भावनाओं को प्रभावित करती है। अब आता है भावनात्मक बुद्धि क्या होती है। भावनात्मक बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जिसमें व्यक्ति अपनी दूसरी भावनाओं को समझता है। यानी कि क्या करता है व्यक्ति, जैसे हम कोई कार्य करते हैं और उसी के साथ कोई व्यक्ति उसी प्रकार से कार्य करने लगता है, तो हम उसकी भावनाओं को समझ जाते हैं और हम कोई प्रबंधन का उपयोग करते हैं। भावनात्मक बुद्धि बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भावनात्मक बुद्धि क्या है, बच्चों के सामाजिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम ये कह सकते हैं कि संज्ञान और भावनाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और वे एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। बच्चों में भावनात्मक बुद्धि का विकास करना उनके समग्र विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि कॉग्निशन एंड इमोशन बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है। और बच्चों के समग्र विकास के लिए क्या होता है, भावनात्मक बुद्धि का विकास होना महत्वपूर्ण है। अब आता है प्रेरणा एंड सीखना। प्रेरणा और सीखना ये कुछ भी नहीं है। प्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन, सीखना मतलब होता है, आप लोग समझ सकते हैं, लर्निंग। तो प्रेरणा, प्रेरित होकर भी बच्चे सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्लास में कोई कार्य दे रहे हैं, एक बच्चा उसको कर नहीं पा रहा है, थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है, तो जहां उसकी गलतियां हो रही उसको पकड़कर हम उसको प्रेरित करें कि नहीं, आप इसको कर सकते हो, आप इसको सीख सकते हो, तो बच्चा प्रयास करके आपकी बातों से प्रेरित होकर बच्चा सीख सकता है। यानी कि प्रेरणा और सीखना दो पहलू हैं जो हाथों हाथ चलते हैं।
ठीक है, प्रेरणा और सीखना क्या है, दो पहलू हैं जो हाथों हाथ चलते हैं। अब प्रेरणा ही वह शक्ति है जो बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। समझ रहे हैं ना कि प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, मोटिवेशन ही है जो बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। जब बच्चे किसी चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं या किसी कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो वे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो क्या होता है, वे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। जैसे क्या होता है कि किसी चीज के लिए बच्चा उस भाई खेल के, जैसे मान लीजिए बच्चों को खेलने के लिए या साइकिल चलाने के लिए बचपन में उत्सुकता रहती है, तो अब उनको अगर उसी समय प्रेरित कर दिया जाए कि हाँ चलो कार्य करते हैं, तो बच्चा बहुत ही अच्छे ढंग से सीखेगा, बिना किसी लाग लपेट डर के कि घर वाले क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बच्चा सीखता चला जाएगा। अब होता है ध्यान, प्रेरणा का सीखने पर प्रभाव। सब अगर बच्चा प्रेरित होगा तो वो सेंट्रलाइज होगा, यानी कि उसका ध्यान केंद्रित होगा और वो अधिक प्रयास करेगा और वो उसको नई चीजें जानने की उत्सुकता रहेगी। और जब ये चीजें रहेंगी तो जाहिर है कि वो बेहतर तरीके से उसको चीजें समझ में आएंगी और वो अपने दिमाग में याद कर पाएगा। हालांकि याद देखो, याद करना रटना, रटना गलत है यहाँ। रटना याद करना ठीक, याद करना मतलब दिमाग में रखना है। ठीक है, यानी कि प्रेरणा का सीखने पर क्या प्रभाव होता है कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता उसकी अधिक होती है। जब बच्चा प्रेरित होगा किसी कार्य पर तो अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर पाएगा। फिर क्या है, अधिक प्रयास करना। अगर बच्चा प्रेरित होगा उस कार्य से तो अधिकाधिक प्रयास करेगा। वो क्या करेगा बच्चा, अधिकाधिक प्रयास करेगा। अब फिर आता है नई चीजें सीखने की इच्छा, और वो नई नई चीजों को बार बार सीखने का प्रयास करेगा, नई जानकारी और कौशल प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहेगा। और जब ये चीजें रहेंगी तो प्रेरित बच्चे बेहतर तरीके से याद कर पाते हैं, समझ पाते हैं। अब कुछ प्रेरणा के पार्ट्स होते हैं, अंतर्निहित एवं बाह्य प्रेरणा, यानी कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आंतरिक प्रेरणा जिसको हम कहते हैं और बाह्य बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं इसको। अब जैसे हम कोई कार्य, हम सोच रहे हैं कि कल मॉर्निंग में हमें रनिंग करने जाना है। एक बच्चा है जो सोचता है कि कल मॉर्निंग में मुझे क्रिकेट खेलने जाना है। अब वो क्या है कि बच्चा आंतरिक प्रेरित हो रहा है कि मुझे 4 बजे उठना है, नहा धो के अच्छे से चीज़ें करना है। या उसका कोई कल महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया जाना है जो उसको अच्छा लगता है, चाहे वो क्रिकेट का पार्ट हो, कुछ भी हो। और या उसके मनपसंद का कोई होमवर्क मिला है तो वो उसको कर रहा है, उसको करने में मजा आ रहा है उस होमवर्क को। तो बच्चा क्या होगा, आंतरिक प्रेरित होगा और उस कार्य को बड़ी ही उत्सुकता से करेगा। यह वह प्रेरणा है जो किसी कार्य को करने की आंतरिक इच्छा से आती है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो पढ़ना पसंद करता है वह सिर्फ इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसके पढ़ने में मजा आता है। एक बच्चा साइकिल चलाता है क्योंकि वह उसको करने में अच्छा लगता है। बाह्य प्रेरणा, यह वह प्रेरणा है, जैसे इस प्रेरणा को आप समझिए कि जैसे कोई स्कूल हुआ, स्कूल में बच्चे जब जाते हैं तो वो जब कोई कार्य करते हैं तो उनको क्या होता है, छोटे पुरस्कार या शाबाशी या इन सब प्रयासों, या फिर होता है ना क्या कि हम होमवर्क चेक करने के बाद लिख दें वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, या फिर आजकल पब्लिक स्कूल्स वाले चलाए हैं नंबर ऑफ स्टार देने का। ठीक है, नंबर ऑफ स्टार दे, 5 स्टार मिल गया। अब बच्चा क्या होगा, इससे प्रेरित होता है। इससे क्या होता है, बच्चा प्रेरित होता है और वो कार्य करना, कार्य करने लगता है अपना। भाई मुझे 5 स्टार मिले, मुझे वेरी गुड मिला, मुझे वेरी वेरी गुड मिला मेरी कॉपी में। तो क्या होता है, यह वह प्रेरणा है जो किसी बाहरी पुरस्कार या सजा के कारण होती है, यानी कि पुरस्कार के कारण। उदाहरण के लिए एक बच्चा गणित का होमवर्क इसलिए करता है क्योंकि उसे अच्छे ग्रेड में, बताया ना, नंबर ऑफ स्टार मिलने की उम्मीद होती है। यानी कि पुरस्कार सजा इन सब के माध्यम से जो चीजें होती हैं वो क्या होती है, बाह्य प्रेरणा कहलाती है। अब बच्चों को याद करने की कुछ मतलब सीखने, बच्चों को सीखने के प्रेरित के कुछ तरीके हैं। पहला है रुचि आधारित गतिविधियां प्रदान करना, यानी कि बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट हो उसको दिया जाए। चुनौतीपूर्ण कार्य दें, बच्चों को ऐसे कार्य दें जो चुनौती हो लेकिन अधिक कठिन नहीं हो।
सकारात्मक मजबूती हो, बच्चों की उपलब्धियों की प्रशंसा करें, उन्हें प्रोत्साहित करें और स्वतंत्रता हो। क्या हो? स्वतंत्रता। प्रिय साथियों, बाल जीवन यानी कि जो बालपन होता है वह स्वतंत्र जीवन होता है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता। हमें कभी कभी सोचते हैं कि अगर आज भी वही स्वतंत्रता कायम रहती तो हम अब पता नहीं कहाँ होते, कितने उच्च पदों पर रहते। तो बच्चों में अपनी गति सीखने के लिए अपनी पसंद के अनुसार गतिविधियां करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए कि बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो उसको अधिक डांटे नहीं, अधिक टोके नहीं, उसको करने दें। करने के बाद उसका एनालाइज करें, उसका आप असेसमेंट करें। स्वतंत्र रूप से किया गया कार्य सदैव अच्छा होता है। और उसके बाद आता है सहयोग। बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें आपस में एक दूसरे से सहयोग मिले और वे अच्छे तरीके से सीख सके। तो हम ये कह सकते हैं प्रेरणा सीखने का एक महत्वपूर्ण घटक है। बच्चों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक और अभिभावकों को उनकी रुचियों, जरूरतों और सीखने की शैलियों को समझना चाहिए। किसको किसको? अध्यापक और अभिभावकों को, दोनों लोगों को, अध्यापक एवं अभिभावकों को उनकी रुचियां, जरूरतें और सीखने की शैली तीनों को समझना चाहिए। जब बच्चे प्रेरित होते हैं तो वे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं और जीवन भर सीखने के लिए तैयार रहते हैं। अब अपना आता है सीखने में योगदान देने वाले कारक, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द लर्निंग। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय सीखने के लिए देखिए पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं व्यक्ति के जीवन में सीखने के लिए, और व्यक्तिगत तो होते ही है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों का सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारकों को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनको हम दो चीजें अधिक प्रभावित करती हैं। पहला है व्यक्तिगत कारक, दूसरा होता है पर्यावरणीय कारक। तो व्यक्तिगत कारक अपना क्या होता है? जैसे आपकी बुद्धि हो गई, सीखने की शैली। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सीखता है, यानी कि बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताएं सीधे तौर पर सीखने को प्रभावित करती हैं। ये कारक बच्चों को बच्चों के अंदर ही होते हैं, निहित होते हैं। उनके व्यवहार, उनके सोचने, उनके सीखने के तरीकों को ये क्या करता है? आकार देता है। यानी कि व्यक्तिगत कारक जो होता है, देखिए हमारा आपका बर्थ जो हुआ है, हम सब अलग अलग पैदा हुए। यहां तक कि मनोविज्ञान ये कहता है कि जुड़वा बच्चों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। जुड़वा बच्चों के जो जुड़वा पैदा होते हैं उनके अंदर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनकी सोच एक जैसी नहीं होती है। तो बच्चों के सीखने के व्यक्तिगत कारक सबके अलग अलग होते हैं। उनकी बुद्धि होती है, हर किसी की बुद्धि अलग है। कोई उच्च बुद्धि का बालक है, कोई मध्य बुद्धि का है, कोई निम्न बुद्धि का है। जो उच्च बुद्धि का होगा वो अधिक जल्दी सीख सकेगा और समस्याओं को कुशल तरीके से सॉल्व कर पाएगा। जो थोड़ी सी मतलब मैं कह रहा हूँ मध्य बुद्धि हो या मंद बुद्धि हो, जल्दी सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग है। सीखने की शैली, हर बच्चा सीखने का उसका जो शैली है वो अलग है। जब कुछ बच्चे क्या होता है अपना सुन के सीख जाते हैं, कुछ देख कर सीखते हैं, कुछ करके लिख कर जानकर तब सीखते हैं। तो हर बच्चे की सीखने की शैली अलग अलग होती है। आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास नहीं, बच्चों को है आत्मविश्वास कि मैं सीख जाऊंगा, तो बच्चा सीख जाता है और चुनौतियों का सामना करता है और नए कौशल सीखने के लिए प्रेरित हो जाता है। अब आता है इंटरेस्ट, यानी कि अभिरुचि। जब बच्चा किसी कार्य को सीखने में इंटरेस्ट लेगा, रुचि दर्शाएगा, तो प्रेरित होगा और सीख जाएगा। व्यक्तित्व, आत्मविश्वास में बताया व्यक्तित्व। अब आता है वही व्यक्तित्व जो आता है, मैंने बताया ना, इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। हर व्यक्ति अलग अलग है। कुछ बच्चा एक साथ काम करना पसंद करता है, तो कुछ बच्चा समूह में कार्य करने पसंद करते हैं।
जो जिससे प्रभावित हो पाता है वो उसी कार्य को सीखने के लिए प्रेरित होता है और वो सीख जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य भी है। बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य भी सीखने को प्रभावित करते हैं। जैसे कोई स्वस्थ बच्चा है तो जल्दी सीख पाएगा और सीखने की गतिविधियों को सक्रिय भागीदारी लेता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग है। पर्यावरण से तो बच्चे सीखते ही हैं। जो व्यक्तिगत तरीके से सीखते हैं, उनकी बुद्धि, उनकी सोचने की शैली, उनका विश्वास, उनका इंटरेस्ट, व्यक्तिक भिन्नताएं, शारीरिक स्वास्थ्य, तमाम चीजें हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। कैसे सीख सकता है बच्चा, समझ रहे? मुझे विश्वास है कि आप लोग ये चीजें समझ पा रहे होंगे। अब आता है साथियों पर्यावरणीय कारक। हम जिस माहौल में रहते हैं उसको अधिक ढंग से समझते हैं। बच्चे का पर्यावरणीय भी उसके सीखने को प्रभावित करता है। जैसे पर्यावरण में परिवार, स्कूल, समुदाय और सामाजिक आर्थिक स्थिति शामिल है। पर्यावरण में हमारा स्कूल भी शामिल है, परिवार भी शामिल है, समुदाय भी शामिल है। परिवार, सामाजिक का पहला पहलू हमारा परिवार होता है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, सबसे महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों को भाषा, उनके मूल, व्यवहार, सांस्कृतिक चीजें, एक सकारात्मक परिवार का वातावरण बच्चे के सीखने को बढ़ावा देता है कि बच्चे का भाषा कैसी है, बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चा जानना चाहता है। ये सब चीजें, एक सकारात्मक परिवार का वातावरण बच्चे को सीखने में बढ़ावा देता है। समझ रहे ना? तो परिवार हम कह सकते हैं जो परिवार हमारा क्या होता है कि सामाजिकरण का पहला पहलू होता है, तो हमारा परिवार होता है। अब आता है स्कूल। स्कूल में जिस माहौल में बच्चा रहता है, जिस पर्यावरण में अच्छे बच्चों के साथ वो रहता है तो अच्छी चीजें करता है। बुरी संगत में बच्चा बैठने लगता है तो क्या करता है? बदमाशियां करता है, शैतानियां करता है। दिन भर खेलने कूदने में, खेलना कूदना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, परंतु पढ़ाई करना जानना भी अच्छा है। तो स्कूल बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। समझ रहे हैं? एक अच्छा स्कूल वातावरण बच्चे को अधिक सीखने में बेहतर कर सकता है। और अच्छा वातावरण होगा तो अधिक विभिन्न विषयों का ज्ञान देते हैं वो, और उनके कौशल को विकसित करने में मदद करते हैं। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि पर्यावरण भी बच्चों को सीखने में मदद करता है। समुदाय है अपना, बच्चा जिस समुदाय में रहेगा सांस्कृतिक अनुभव पाता है, उसी सदस्यों से बातचीत करके सीखता है। समझ रहे ना? बच्चे समुदाय को सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करते हैं। समुदाय क्या करता है? बच्चों को सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभव प्रदान करता है। अच्छे लोगों से बातचीत करके बच्चा अच्छी चीजें सीख सकता है। समझ रहे ना? अब आता है सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये और कुछ नहीं है, केवल बच्चों को इसको आप लोग गलत सेंस में मत ले जाना, लेकिन यह परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति बच्चे के सीखने के अवसर को प्रभावित करती है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बच्चे आमतौर पर बेहतर शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच पाते हैं। वो अच्छे अच्छे डीपीएस में जा पाते हैं, अधिक अधिक प्लेस पे जा पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति के कमजोर वाले बच्चे शिक्षा नहीं पा सकते। पाते हैं। सरकार ने उसके सर्व शिक्षा अभियान, निःशुल्क शिक्षा चलाया हुआ है। सबको, हर, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे किसी भी समुदाय से बच्चा आता हो, हर किसी को बेहतर शिक्षा पाने का अधिकार है। और क्या होता है कि उच्च संसाधन वाले जो हैं उनको, भाई जो आर्थिक रूप से मजबूत है उनको उच्च संसाधन मिल सकता है, लेकिन गरीब बच्चा भी शिक्षा पाने योग्य है। तो हम क्या कह सकते हैं? पर्यावरण में हमारा परिवार, स्कूल, समुदाय इत्यादि चीजें बच्चों को के कौशल को सीखने में प्रभावित करती हैं। वे अधिक चीजें सिखा सकती हैं। ठीक है? तो हमें कह सकते हैं बच्चों का सीखना व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों के जटिल अंतः क्रिया का परिणाम है। समझ रहे ना? ये क्या है? व्यक्तिगत
बच्चों का जो सीखना है वो व्यक्तिगत और पर्यावरणीय जो कारक हैं, ये उनके जटिल और अंतःक्रिया का परिणाम है। इन कारकों को समझने से शिक्षक और अभिभावक बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं और उनके सीखने को बढ़ावा दे सकता है। तो आज हमने जो देखा है, जो हमने पढ़ा है कि यानी कि प्रेरणा, यानी कि संज्ञान, भावनाएं, प्रेरणा और सीखना। संज्ञान भावनाएं हमने जाना कि ये एक प्रकार से अपनी चीजें, अपने इमोशंस प्रकट करने होते हैं। प्रेरणा और सीखना यानी बच्चे प्रेरित होकर जो चीजें सीखते हैं। संज्ञान क्या होता है? हमारी सोचने, समझने और जानने की स्थिति होती है। और जो हमारा भावनाएं होती हैं वो हमारे क्या होते हैं? विचार और हमारे इमोशंस होते हैं जो प्रकट होती हैं। प्रेरणा मतलब किसी कार्य को हम जो प्रेरित होकर सीखते हैं या कोई हमें प्रेरित करता है। ये दो प्रकार से होते हैं, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा होती है जिनके बारे में हम पहले से प्रेरित रहते हैं, उत्सुकता जात। बाह्य प्रेरणा वो हमारी होती है जो हम कोई हमें क्लासरूम में या घर पर कोई मतलब पुरस्कार या सजा के माध्यम से बाह्य प्रेरणा जागृत होती है। सीखने के दो होते हैं, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। व्यक्तिगत जो हमारे पर्सनल होते हैं, समझ रहे हैं ना। अब पर्यावरण हमारा स्कूल, परिवार, समुदाय, ये सब होता है। तो हम समझ गए कि भाई शिक्षक और अभिभावक बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं और हमें और सीखने तथा जानने के नए अवसर का बढ़ावा भी मिल सकता है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी, प्रॉपर आप लोग समझ पाए होंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ज्ञान विभव CTET को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, हमारी इस वीडियोस को शेयर करें। आप सभी से भैया यह निवेदन बा, भदोही, प्रयागराज, बनारस, चंदौली, मिर्ज़ापुर, जौनपुर वाले कि अपने यह ज्ञान विभव CTET चैनल की बहुत आगे तक ले जाएं, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान विभव का एक ही नारा, लक्ष्य आपका, विशेषज्ञता एवं समर्पण हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।